Hello all, welcome to Zinadu classes. Again, we are there. Myself Dibyendu Shil. और मेरा नाम सुधांशु शेखर है। शिफ्ट 1 का सोल्यूशन हमने आपको आज का दे दिया है। शिफ्ट 2 के सोल्यूशन के साथ हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन जैसा पता था बहुत ही आसान आने वाला है सर। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस बार अगेन मैं बोलूंगा फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। जो लास्ट ईयर उन्होंने भर के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे केमिस्ट्री के अंदर, इस बार वो नहीं है। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड, थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड। तो क्वेश्चन करने में भी हमें मजा आ रहा है। बिल्कुल। और एक बार 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 कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, लाइन बाय लाइन वहीं से उठा के बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है इसके बाहर। मतलब वो जो एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स वगैरह बने होते हैं ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है वो एज इट इज उठाए कॉपी पेस्ट कर देते हैं और 4 ऑप्शन फ्रेम कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप लोग प्लीज अभी जिसका भी आगे सेशन आने वाला है, जिसके कोई चैप्टर कमजोर है, वो एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ उस पर्टिकुलर चैप्टर का। राइट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। उससे पहले बच्चों को सब थैंक्स बोल देते हैं जो उन्होंने हमें पेपर दिया है, बिल्कुल, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, ये बात मैं बोलूंगा, क्वेश्चंस एग्जैक्टली वो नहीं होंगे जो एनटीए ने पूछा था। हो सकता है बहुत सारे हों भी, बहुत सारे नहीं भी हों। आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस थे कि नहीं। लेकिन जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों ने ट्राई करा अपना बेस्ट करने का और बेस्ट ऑप्शंस फ्रेम करने का। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को फर्दर प्रैक्टिस करोगे ताकि आप अगला सेशन अच्छा जाए। बिल्कुल। और ये सारे मेमोरी बेस्ड डाटा हमारे पास आए हैं। जो डाटा हमें मिला है स्टूडेंट से, उसी डाटा के ऊपर बेस करके हमने आंसर किया। ठीक है, जब तक एनटीए का रिजल्ट नहीं आता है हम ये नहीं कह सकते कि यही जो है वो परफेक्ट है। लेकिन जो मिला हमें, जो भी प्रोसेस किया हमने, वही भी जो भी डाटा हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वाज वेरी इजी आई वुड से। अगर जिसको इलेंगम डायग्राम पता होगा, हमने लास्ट शिफ्ट जब हुआ था हमारा मार्च फेब वाला, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इलेंगम डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में फिर से आ सकता है, अगले मार्च डेट में फिर से आ सकता है, और सच में आ भी गया वो क्वेश्चन। उसी के ऊपर क्वेश्चन है। जिसको इलेंगम डायग्राम थोड़े बहुत याद होंगे, थोड़ा बहुत मतलब ब्लड सी मेमोरी भी होगी, उसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पता होगा इलेंगम डायग्राम के अंदर जो चीजें बहुत नीचे आती हैं वो जनरली रिड्यूस नहीं होती हैं, जो चीजें ऊपर आती हैं वो रिड्यूस करती हैं। राइट, तो कौन रिड्यूस नहीं होगा? अगर आप जाके देखोगे इलेंगम डायग्राम में तो क्लियरली है, ऊपर में कॉपर आयरन सब ऊपर हैं, जिंक सारे ऊपर हैं, बस आयरन जो आपका एल्यूमिनियम है वो सबसे नीचे वाली लाइन है, और कोक जो है वो नथिंग बट क्या है, कार्बन है। राइट, तो कार्बन से रिड्यूस नहीं होता है Al2O3 जस्ट बिकॉज ऑफ वो लाइन में सबसे नीचे आता है। और हमने आपको बताया भी था, इलेंगम डायग्राम समझाया भी था कि कौन कैसे किसको रिड्यूस करता है। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर है दैट इज स्ट्रेट वे आंसर आएगा। हमें लग रहा है सर, हमें लग रहा है बी। या आंसर इज बी, Al2O3 होना चाहिए। बी रिड्यूस बाय कोक। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है एलिंगम डायग्राम, एक बार एलिंगम डायग्राम खोल के बिल्कुल देख सकते हो और आप तो बिल्कुल आंसर मिल जाए। राइट, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी। सर इसको टिक करो। ओके सर, मैं आंसर हमने के लिए आपको आंसर के लिए सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो इन बच्चों, आई एम सो सॉरी, इट इज बी। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। बच्चों इलेंगम डायग्राम देख लो, अगली बार के लिए शायद इलेंगम डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाए अगले सेशंस के लिए। तो आप जाके आज अच्छे से इलेंगम डायग्राम को 5 बार 6 बार 10 बार देख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, बिकॉज अब एक क्वेश्चन इससे हो सकता है श्योर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Which of the following is not a greenhouse gas? It's not a greenhouse gas नहीं, मुझे लग रहा है कि It is a greenhouse gas. ये सारे It is a greenhouse gas. कुछ हमारे पास डाटा अलग आए हैं। हाँ हाँ, Which of the following is a greenhouse gas? तो अगर हम देखें यहाँ पे CO2, CH4, O3, वाटर वेपर, ये सारे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इन चारों गैस का ही इफेक्ट आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है। तो इसकी स्ट्रेट वे आंसर होता है, और ये एनसीईआरटी में पूरी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है कि कौन कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उसमें CO2 है, CH4 है, O3 है एंड वाटर वेपर है। ठीक है, सो इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तो हमें लगता है ये सब क्वेश्चन करने के लिए हार्डली 10 सेकंड। करेक्ट, अगर तुम जानते हो, पढ़ के गए हो, तो ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड हार्डली मैटर्स, है ना? कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज मतलब थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी इजी। अगर जिसको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 33, 53, 83, राइट। 33 अगर आप देखोगे तो ये जो आपके देखो, थोड़ा सा याद रख लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे आपको पता होगा बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम, राइट, ये 31 होता है। उसके आपको पता होगा, मैं थोड़ा सिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 32 होगा। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस और AS, राइट, ये 33 होगा।
तो 33 AS है, करेक्ट, ये मेटलॉइड हो गया आपका। उसके बाद अगर मैं Y की बात करूं 53, 54 से जस्ट पहले, राइट, 54 इज जेनॉन, उससे जस्ट पहले आयोडीन आता है, तो आयोडीन इज 53, और 83 जस्ट आफ्टर PB दैट इज 82, 82 के बाद 83 आता है, इसी में नीचे की तरफ आएगा वो यहाँ पे SB और यहाँ पे आएगा BI, दैट इज 83, राइट। दिस इज योर 83, सो दिस इज बिस्मथ, बिस्मथ इज अ मेटल और 53 is a non-metal or arsenic is a metalloid. So answer will be X is metalloid, X is metalloid, X is arsenic, Y is non-metal that is iodine, and Z is metal that is bismuth. सर अगर आप 33, 53, 83 से एलिमेंट्स निकाल लेते हो तो ऑप्शन डायरेक्ट चले जाएंगे, हमें चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको बच्चों बताऊं, बिस्मथ जो है वो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, बिस्मथ से ही, उसके बाद सारे रेडियो एक्टिव हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, बिस्मथ इज रेडियो एक्टिव मेटल। तो मेरा आंसर होगा P। X है हमारा 33, Y है 53, Z है 83, और सर ने अभी सारे चल दिया, तो X इज मेटल, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज नहीं, X इज मेटलॉइड, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन सर सेम क्वेश्चन था, लास्ट टाइम हमने वहां पे ड्रॉ करके दिखाया था कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, आप जाके हमारे पुराने वीडियोस को देखो जो लास्ट शिफ्ट का था, आपको सर को एकदम ऐसा ही क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ सेम डायग्राम ड्रॉ करते हुए मिल जाएंगे सर आपको। और तो इसका आंसर सर मुझे बताने का मुझे नहीं लग रहा है जरूरत है बच्चों को, क्योंकि फिर भी आप बना दो एक बार, चलो बच्चे भी सोच रहे होंगे सर क्या, तो यहाँ पे जो हमारे मेहनत कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे जो प्रोटीन जो है हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड पड़ा होता है, उस अमाइनो एसिड्स में अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट टेक्स अ स्पाइरल शेप, ठीक है, ये तो ये लीनियर होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन और NH के जो हाइड्रोजन है इनके बीच में होता है। तो मैं एक जगह दिखा देता हूँ, NH और C डबल बॉन्ड O, ये पूरा तुम्हारे पेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये पूरा पेप्टाइड चेन है। तो इनमें से जहां जहां पे N के H है और C के O है, C डबल बॉन्ड O के O है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो आंसर इज ए। सर आप आंसर ए टिक कर दे प्लीज बच्चों के लिए। चलिए, बच्चों ने तो बिल्कुल समझ लिया होगा, सिम क्वेश्चन आ रहे हैं और सर ने जो आंसर किया वो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बना के बताया आपको, आप शायद आप ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नहीं जी था सर, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, CH3OCH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे दिखा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका। यहाँ पे CH3 COH में कन्वर्ट हो गया है। ऑल ऑफ यू नो दैट अगर हम टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो बनता है हमारे बेंजोइक एसिड C6H5COH। तो ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर हम ना भी देखें तो दिस इज टोल्यूइन, दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड, और एक ही रिएजेंट होता है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, और कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4 NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज द ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमें पता है टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करेंगे हमें बेंजोइक एसिड, तो दिस विल बी द आंसर, राइट। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Which of the following is used for laminating wood? ये पॉलीमर के, मैं बता रहा हूँ, ये पॉलीमर के NCERT में पॉलीमर के एकदम लास्ट में जाके देखोगे एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, तो उसमें और कुछ बताना ही नहीं है। लैमिनेटिंग के लिए जो केमिकल यूज होता है दैट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। सो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, ये जाके एक बार देख लेना, पॉलीमर के एकदम लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है NCERT में जहां पे ये दिया हुआ है। हमने लास्ट टाइम बोला भी था पॉलीमर के टेबल जाके देख लो एटलीस्ट एक बार, और से क्वेश्चन आ गया देखो। तो बच्चों आप प्लीज कोशिश करें, जो भी हम बोलते हैं अभी सोल्यूशन के दौरान वो सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि आपका अगला जो अटेम्प्ट है वो और भी बेटर जाए। जो और ये एक बार ध्यान रखो कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां से पूछ रहे हैं उस टेबल को, हो सके अगले बार दूसरा कुछ दे दे। करेक्ट, वही बात है, टेबल में बहुत सारी बहुत कुछ है, राइट, तो वो सारे जगह पे थोड़ा ध्यान दें। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। अगेन दिस इज वन ऑफ द चिलरेस्ट क्वेश्चन आई वुड से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है इंग्लिश में अगर कमजोर हो तो शायद बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाए। वो पूछते हैं फाइंड द टाइम इंटरवल, मतलब टाइम डिफरेंस पूछ रहा है, क्या डिफरेंस आएगा दोनों के टाइमिंग के बीच में। तो वैसे केस में बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, T half इज इक्वल टू, आपको पता होगा 0.693
बाय के, राइट। यहाँ से के की वैल्यू हमारी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय टी हाफ। और इस 0.693 को बेटा आपको अगर याद हो तो ये इज नथिंग बट 0.303 log 2, इसी को हमने मल्टीप्लाई करके 0.693 लाया था और डिवाइड बाय टी हाफ दे रखा है 20 मिनट्स। नाउ वी हैव फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला? तो मैं T1 T2 मान लेता हूं, तो एक को अगर T1 मानता हूं तो T1 की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा? तो 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ जो हाँ स्टार्टिंग में लेट्स सपोज दैट इज ए नॉट, और बचा क्या? तो बाद में जो खत्म हो गया उसके बाद जो बचा तो 0.67 ए नॉट, राइट। ये तुम्हारा पहला हो गया। उसके बाद हम लोग T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो T2 क्या हो जाएगा बेटा? तो 2.303 बाय के, फिर से लिख देते हैं लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे? तो लॉग ऑफ हो जाएगा तुम्हारा फिर से ए नॉट, और डिवाइड बाय जो डीके के बाद बचा दैट इज 0.33 क्या? ए नॉट। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, आई विल गेट द आंसर, राइट। तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, दैट इज T1 माइनस T2। जैसे हम इसको माइनस करेंगे 2.303 बाय के तो बाहर आ जाएगा हमारा, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं और बच जाएगा अंदर में क्या तुम्हारे? तो बच जाएगा अंदर में लॉग ऑफ दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? दिस बाय दिस, राइट। अगर मैं दिस बाय दिस करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.33 बाय 0.67, राइट। 0.67 हो गया, और नियरली 1/2 कट जाएगा, राइट। तो कटने के बाद हम लोग के की वैल्यू पूरी उठा के यहाँ से डाल दें, यहाँ से पूरी वैल्यू डाल दें। कितना है वैल्यू सर इसका? तो ये है 2.303 बाय 2.303 log 2 आ गया, और ऊपर में 20 चला जाएगा, और ये कटने कुटने के बाद तुम्हारा आ जाएंगे क्या? log 2 आ जाएंगे, शायद 1/2 log 1/2 नहीं, log 2 आ जाएगा ना। फिर हमने T2 माइनस T1 कर दिया ना, T1 माइनस T2 करना होगा ना, T2 माइनस T1 करना पड़ेगा ताकि बच्चों को पॉजिटिव आंसर आए, अदरवाइज तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ज्यादा समय निकालेंगे, आई मीन T2 में ज्यादा समय लगेगा, T1 में कम समय लगेगा ना बेटा। तो उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमने ये वाला लिखा हुआ है इसको अपन चाहे तो अभी T1 माइनस T2 रखते हैं, अभी अपन T1 माइनस T2 रखते हैं, बाद में T2 माइनस T1 कर देंगे ताकि यहाँ की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? पॉजिटिव आ जाए, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अभी T1 माइनस T2 ही रखते हैं, बाद में इसको T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो T2 माइनस T1 जैसे करेंगे तो log 1/2 log 2 हो जाएगा, और फिर log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरे पास 20। तो मतलब समझ में आ गया, जो हाफ लाइफ था वही मेरा क्या है इसमें आंसर है। तो आंसर विल बी 20 मिनट्स। यही समझना था इस प्रॉब्लम में। सर ने बहुत अच्छे तरीके से ये दिखा दिया, समझा भी दिए हैं। ये समझना चाहिए था फाइंड द टाइम इंटरवल, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक 33% डिके होने के बाद और एक 67% डिके होने के बाद, इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस होगा दैट कम्स टू अबाउट 20 मिनट्स। So that is the answer. तो सिंपल था क्वेश्चन, एकदम सिंपल था। फर्स्ट हमारे वही जो फर्स्ट रेट ऑर्डर जो है करना है, पहले के निकालना है। लास्ट ईयर में मैं लास्ट सेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, के निकाल के फिर उसको इस फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना था। तो सिंपल क्वेश्चन ही आए थे, उसमें log 1/f की वैल्यू पूछ रहा था वो, यही फ्रैक्शन पूछ रहा था, इस बार टाइम इंटरवल पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। n = 5, l = 2 and m1 = +2। बताओ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है सर, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। जो हमारे बच्चों से बात हुई है तो कुछ बच्चे कुछ और बता रहे, कुछ और बच्चे सर जो डाटा हमें मिला ना, हाँ, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, या हम वेट करेंगे जब तक एनटीए नहीं दे रहे। बिल्कुल, लेकिन हमें जो बच्चे ने बताया उसके हिसाब से सॉल्व कर देते हैं आराम से। तो इसमें क्या है तुम्हारा n की वैल्यू 5, चलो कोई फिफ्थ ऑर्बिट है, l की वैल्यू 4 है। अब देखो l की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 4 तक 5 तक 6 तक कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास पता है l की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब वो s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल है, g ऑर्बिटल है, राइट। अब g ऑर्बिटल है तो मतलब -4 से लेके +4 तक कुछ भी हो सकता है क्या? m का वैल्यू, राइट। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे? 9 ऑर्बिटल होंगे। लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो मेरे से बोल रहा है 1 2 3, मैं पहले 9 ड्रॉ ही कर देता हूँ सर, बच्चों को ताकि समझ में आ जाए। ये -4 हो गया, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया और +4 हो गया। लेकिन वो बोलता है +2 के बिहाफ पे कितने ऑर्बिटल होंगे? तो +2 के बिहाफ पे मेरे को एक ही ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, ये ml है सर, वो सर स्मॉल एल वाला है। तो मैंने क्या बोला कि +2 के बिहाफ पे मेरे को एक ही ऑर्बिटल दिख रहा है जो +2 m की वैल्यू कंटेन कर रहा है, राइट। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, एक ही ऑर्बिटल होगा, राइट। अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा देते हैं तो हम 1 से ज्यादा ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया m का वैल्यू, ml का वैल्यू +2 है, तो एक ही ऑर्बिटल। तो द आंसर इज 1 एज पर द
values which we have obtained from students. स्टूडेंट्स जो मिला हमें बिल्कुल। डाटा मिला है उसी के उसके हिसाब से। अगर हम लोग m की वैल्यू हटा दें, m का वैल्यू हम रिस्ट्रिक्ट ना करें तो आंसर 9 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल वो 9 हो जाएंगे। l equals to 5 और n equals to 5 और l equals to 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन था। Ammoanalysis of alkyl halide include adding NaOH to form amines. What is the role of Na? जब हम एमोनोलिसिस कराते हैं एल्काइल हाइड्राइड को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तब हम मीडियम में थोड़ा बहुत NaOH देते हैं, ठीक है। NaOH क्यों देते हैं? ताकि कोई अगर एसिडिक इंप्यूरिटीज है तो NaOH उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करा बेस है ना वो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे एक ही आंसर होगा टू रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज। ये जब रिएक्शन कराए जाते हैं तब हम लोग बार बार कहते हैं कि मीडियम में थोड़ा NaOH डालते हैं ताकि कोई अगर एसिडिक इंप्यूरिटीज रहे वो रिएक्शन के साथ इंटरफेयर ना कर पाए, तो इसीलिए हम उसमें डालते हैं NaOH, ठीक है। तो सिंपल आंसर एसिडिक इंप्यूरिटीज, द ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मतलब देखो होता क्या है ना, इसमें दो तरह से, या तो एंड लिखा है राइट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं 1 मोलर NaOH में कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी इसको एंड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब अगर अलग अलग ले तो अलग 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 वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम दोनों को मिला दें, इनको और इनको मिला दें, तो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी राइट। तो हम दोनों को पहले अलग अलग और फिर मिला के भी देख लेते हैं। तो हमें पता क्या है, हमें पता है N1V1 जो होगा, मतलब NbVb बोल देता हूं मैं इसको, बेस है इक्वल टू NaB है। क्यों? एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहाँ पे सर ने क्या लगाया? इक्विवेलेंट कांसेप्ट लगाया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। करेक्ट, देन ओनली न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस। फुल न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा। अब हम मान ले यहाँ पे 1 मोलर दे रखा है, तो मैं मोलर और नॉर्मल दोनों सेम होगा NaOH में, जब n फैक्टर 1 है इसका, बिल्कुल n फैक्टर 1 है तो अपन 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आने वाला है। तो 1 into 1 लिख देता हूं मैं NaOH के लिए, n की वैल्यू आ गई। अब Vb मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं ये लोग, इज इक्वल टू Na ना एसिड है H3PO3, H3PO3 का n फैक्टर बेटा 2 होता है। देख के 3 लग रहा है बट होता 2 है। ये चीज सर हाँ, एक बार दिखा देते थे हाँ, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो होता है वो फास्फोरस से अटैच्ड होता है जो बाहर नहीं निकल पाता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हाँ, नहीं नहीं है। तो इस कारण से n फैक्टर जो है वो ये और ये हाइड्रोजन है, तो हमें n फैक्टर 2 लेना है। तो हमने n फैक्टर 2 ले लिया। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 100 ml, तो 100 ले लेते हैं और मोलारिटी दे रखी है 1। अब अगर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, अलग अलग निकालना है, तो Vb की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 200। करेक्ट, ये 200 ml की रिक्वायरमेंट है 1 मोलर NaOH को क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिमिलर फैशन में अगर मैं दोबारा से फिर से इसके साथ मिलाता हूं उसी सोल्यूशन को, तो क्या आ जाएगा? फिर से 1 into 1 into Vb इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 100 into राइट। अब 2 मोलर तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और H3PO2 में बेटा n फैक्टर 1 होता है राइट, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं और एक ही हाइड्रोजन ऐसा होता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है। बिल्कुल। तो इस कारण से देख के लगता है 3 बट होता है 1, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, अब सारा कुछ तो हो ही गया हमारा, तो इससे यहाँ से भी आएगा 200 आ गई। अब मान लेते हैं हमने दोनों को मिला दिया, दोनों सोल्यूशन को मिला के उसके साथ न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो फिर हम जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, अब मैं करूंगा NaBa1 राइट प्लस NaBa2 राइट। अब मेरे पास ये अल्टीमेटली वही होने वाला है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास B1 प्लस B2 की वैल्यू आ जाएगी। आई मीन दोनों को मिला कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, टोटल सम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? बच्चा, मुझे लग रहा है बच्चा समझ गए हैं। अगर एक मिक्सचर के अंदर ये दोनों देते तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल। और अगर अलग अलग पूछते तो फिर क्या लगेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अलग अलग निकाल। तो अगर मिक्स कर दिया तो 400 आंसर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अलग एक अलग है चीज तो ध्यान 200। रखना, यहाँ पे सर ने सॉल्व किया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। हाँ। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जैसे ही होगा नॉर्मलिटी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मोलालिटी में दिया हुआ है, इसीलिए हर जगह पे हमने n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है? और एक बात और है बच्चों, अगर यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग, आई मीन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और तो हमें पता है ये वीक एसिड्स होते हैं, तो हमने इन फैक्टर पूरा मान लिया है इसका कि पूरा टूट रहा होगा, है ना। तो ऐसे केस में हो सकता है ये इसीलिए लिया सर, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोला गया। हाँ जी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब पूरा गया, पूरा गया। तो इस कारण से अगर कभी भी H3PO3 के बारे में आपसे बात करता है कोई, तो वो वीक एसिड है बेटा, और H3PO2 भी एक वीक एसिड है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। H3PO4 कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है इन सबसे। The next question which comes नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सर प्लीज इसका आंसर कर दीजिए आप। बहुत simple question है। statement 1, sodium hydride can be used an oxidizing agent and H2 pyridine is base because of lone pair। अब हमें इससे आसान क्वेश्चन और हो नहीं सकता है। सोडियम हाइड्राइड राइट, NaH, सोडियम हाइड्राइड NaH, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट इन केस ऑफ हाइड्राइड, जो हाइड्राइड होता है उनमें से H माइनस आता है, तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं वी गेट Na प्लस प्लस H माइनस।
और जितने H माइनस आता है हाइड्राइड्स, दे ऑल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये बार बार पढ़ चुके हो, LiLH4, NaBH4, ये सारे रिएजेंट से H माइनस ही आता है। तो सोडियम हाइड्राइड इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है। तो पहले वाला हम काट दें। S2 में दिया हुआ है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, pyridine इज अ बेस बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। अब pyridine के बारे में एक बहुत अच्छा चीज है, pyridine की जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं जा सकता। pyridine के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इसीलिए नहीं जा सकता है बिकॉज ये आउट ऑफ प्लेन है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसके जो लोन पेयर है दैट इज लाइंग आउट ऑफ द प्लेन, इसीलिए इट कैन नॉट अंडरगो रेजोनेंस। और ये जो लोन पेयर है ये आसानी से डोनेट कर सकता है। तो ये डोनेट कर पा रहा है बोलकर ये बेस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट, एनी कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसेस। तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर पा रहा है बोल के बेस है। तो सेकंड स्टेटमेंट का सही है, pyridine इज बेस बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे आंसर हो जाएगा सर S2, है ना, सेकंड स्टेटमेंट। नाउ दिस इज अनदर गुड प्रॉब्लम। ये ना सर पेपर में ये प्रॉब्लम थोड़ा मेरे को अच्छा था, जहाँ पे कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक में यहाँ पे गिग्नर रिएजेंट का रिएक्शन दे दिया है। और गिग्नर रिएजेंट मैक्सिमम बच्चे पढ़ के जाते हैं कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, जहाँ पे अल्कोहल मिलता है, लेकिन CN के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो CN के साथ जब रिएक्ट करते हैं, इनके जो रिएक्शन होता है कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। OCH3, यहाँ पे रिएक्शन की कोई चांस ही नहीं है। C ट्रिपल बॉन्ड N है और CH3 MgBr, CH3 MgBr से ऑल ऑफ यू नो दैट CH3 माइनस विल बी कमिंग, MgBr प्लस है। तो CH3 माइनस जो आएंगे यहां से CH3 MgBr, ये आके कार्बन को अटैक करेगा और बनाएगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड N माइनस और यहाँ पे एज यूजुअल OCH3 और ये रहेगा। ठीक है, नाउ इफ यू हाइड्रोलाइज, हमारे पानी दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे H प्लस आएगा, आके ये बनेगा हमारा इमीन सिस्टम। तो ये बन रहा है CCH3 डबल बॉन्ड NH OCH3 एंड नाउ दिस इमीन और हाइड्रोलाइज ये आ जाएगा हमारा कीटो। तो H3O प्लस तो अगर हम डालते हैं तो हमारे पास ये हाइड्रोलाइज्ड होके CH3 डबल बॉन्ड O OCH3। तो दिस शुड बी द आंसर। अगर ये ऑप्शन हमारे पास बच्चे पूरे देते तो ये कोई ना कोई एक ऑप्शन में होता, बट हमारे आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और नीचे वाले पार्ट एज इट इज। तो उसके बाद वाले H3O प्लस है बेटा, वो 1 to 1 दोनों बॉन्ड्स पे अटैक करते हैं और H वहां शिफ्ट होता है, अमोनिया निकल के चला जाएगा यहाँ से और अमोनिया बाहर आ जाता है। एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो C डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, बट मैकेनिज्म मोर ओवर से सेम ही था जैसा वैसा था, वैसे वाला ही था जैसे पहले। यहाँ पे C डबल बॉन्ड होते हैं तो सेम टाइप का मैकेनिज्म ही होता है, बिकॉज पोलर बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ पे आके हमारे न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। और इसी के साथ हम लोगों का आज का सेशन इतना ही होता रह पाया जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस इतने मिले बच्चों, और शाम का समय है, बच्चे टायर्ड भी हो गए थे, आप लोग भी वेट कर रहे थे इस वीडियो का। तो चलिए हमने इसका सोल्यूशन दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने कवर नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव द क्वेश्चंस। बट जैसे एनटीए कवर क्वेश्चन देंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं और फिर उसके सोल्यूशन भी हम फर्दर अपलोड करें। बिल्कुल, और कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस आए जो हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि कुछ मतलब सॉलिड चीजें हमारे पास आए, उसको लेके हम आंसर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गेटिंग ऑल दिस अदर। एक बच्चे एक कह रहे हैं, दूसरे बच्चे दूसरा कह रहे हैं, तो इतना इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता था। दैट इज व्हाई वी इवन इग्नोर्ड दोस क्वेश्चंस। बट स्टिल क्वेश्चंस का नेचर समझ में आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग उस पर मेहनत करना शुरू करें और जेनेडू लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें हमें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और साथ में अपने बच्चों को फ्रेंड्स को बताएं। बच्चे तो आपके अभी नहीं होंगे बच्चों अपने फ्रेंड के बारे में बताएं बच्चे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम लोग बहुत सारे फ्री वीडियोस भी डाल रहे हैं ऐसे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट करना चाहते हैं, अगर आप ये सोल्यूशन देख रहे हैं, और अगर तो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 1000 है वो हम लेके आ रहे हैं, जिसका सीरीज का नाम है नीट में जीत। सर हम ऐसे बोल रहे हैं, जेनेडू लाइव देख लो यूट्यूब में, उसमें सब जिस मिल जाएगा आपको, फिर और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चैनल के बारे फर्दर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक चैनल को सोनली फॉलो करें और
यहाँ के टीचर्स इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, जो कि इंडिया में सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं वो हमारे पास हैं। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, लाइक गगन वोरा सर हैं, दिव्येंदु शील सर हैं, ऐसे टीचर्स हैं हमारे साथ। तो ये भी है, ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन ऑब्वियसली अगर बच्चे हैं तो हमें हैं, तो आप बच्चों प्लीज ट्राई करें हमें बहुत सारा प्यार देने का, और हम लोग ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे चलो। आपके लिए। ओके, मिलते हैं बच्चों मिलते हैं बच्चे फिर अगले सीजन में, अगले आई मीन कल ही सर ना, कल ही आएगा। कल ही। तो वेट करते रहो, हम आते हैं कल सोल्यूशन लेके। बिल्कुल, बाय बच्चों। चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, इसका कल मेंस है।